प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हमने लास्ट टाइम बात किया था ट्रांसफर ऑफ हीट का एक पहला मेथड जिसका नाम था आपका कंडक्शन। इसमें हमने ये जानकारी हासिल की थी कि कंडक्शन में जब किसी मटेरियल पे हीट ट्रांसफर होती है तो वहाँ पे उस मटेरियल का मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर नहीं होती है, केवल हीट ट्रांसफर होता है। ये बातें हमने सीख के रखा है पहला मेथड में, और वहाँ पे हमने ये बातें भी सीख के रखा कि किसका कंडक्टिविटी कितना होती है। ये बातें भी हमने वहाँ पे सीखा। एक तीसरी बात और हम सीख के रखे थे जिसका नाम था हमारा थर्मल रेसिस्टेंस। इसमें हमने पैरेलल और कॉम्बिनेशन का भी थर्मल रेसिस्टेंस कैलकुलेट किए थे। तो इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नया टॉपिक में बात करेंगे जिसका नाम है हमारा कन्वेक्शन, यानी कि हीट को ट्रांसफर करने का दूसरा मेथड की बात करेंगे जिसका नाम है हमारा कन्वेक्शन। जानकारी के लिए यहाँ पे आपको हम सबसे पहले ही बताना चाहेंगे कि जो कन्वेक्शन होती है, जिस मेथड से हम हीट को ट्रांसफर करते हैं, यह मेथड केवल आपका लिक्विड और गैसेस में केवल लागू होती है, ना कि सॉलिड में। कन्वेक्शन के द्वारा सॉलिड में हीट ट्रांसफर नहीं होगी, केवल इसमें लिक्विड और गैस में हीट ट्रांसफर होगी। तो चलिए मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर एन नाग शुरू करते हैं ये नया टॉपिक जिनका नाम है हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन मेथड। अब जानकारी के लिए यहाँ पे आपको बात बता दिए कि जो कन्वेक्शन है वो केवल लिक्विड और गैस में लागू होती है। कंडक्शन में मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करती थी, जबकि कन्वेक्शन में सॉलिड और लिक्विड का मॉलिक्यूल्स मूव करेगी, और मॉलिक्यूल्स के मूव करने से क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा। और इसी फेनोमेनन को, इसी मेथड को हम लोग कन्वेक्शन के नाम से जानते हैं, और यही बातें यहाँ पे लिख दी गई है। अब ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। हीट ट्रांसफर इन लिक्विड एंड गैसेस बाय ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लिक्विड और गैस में जब हीट ट्रांसफर होता है तो वो मॉलिक्यूल्स के द्वारा हीट ट्रांसफर होता है। मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड एंड गैस आर फ्री टू मूव। वहां पे आपका जो मॉलिक्यूल्स उपस्थित होंगे वो फ्री टू मूव कर सकते हैं, जिधर मर्जी उधर मूव कर सकते हैं, और उसके मूव करने से हीट का ट्रांसफर होगा। इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, कन्वेक्शन के नाम से जानते हैं, नॉन एज कन्वेक्शन। इसका जो की पॉइंट है कन्वेक्शन का, उसको आप लिखिए, ध्यान देंगे, इन लिक्विड एंड गैस। कन्वेक्शन केवल लिक्विड और गैस में होता है। दूसरी पॉइंट याद रखेंगे, इन दिस मेथड मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव। इस मेथड में मॉलिक्यूल्स क्या होती है, फ्री टू मूव होती है। आप चाहें तो ये दो वर्ड को भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसको लैंग्वेज बना के भी लिख सकते हैं, कन्वेक्शन का डेफिनेशन। तो चलिए इसको और बारीकी से समझते हैं कि हमने यहाँ पे तो ये सीख लिया कि मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफर होने से हीट ट्रांसफर होती है गैस और लिक्विड में, तो कैसे होती है इसको भी समझ लेते हैं। समझिएगा पॉइंट। देखिए हमने एक कंटेनर लिया, पोट लिया इस तरह से। इस पोट में हमने पानी को भर दिया, पानी भर दिया इस तरह से। पहले हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं। पानी को इस पोट पे, कंटेनर पे भर दिया। अब इस कंटेनर को हम क्या करना शुरू किए, हीट करना शुरू किए। समझिएगा ये पॉइंट। यहां से हम इस कंटेनर को हीट देना शुरू किए इस तरह से। जब हम हीट प्रोवाइड किए तो यहाँ पे क्या घटनाएं घटी उसको भी समझिएगा कि यहाँ पे ये घटनाएं घटी कि यहाँ का मॉलिक्यूल्स, यहाँ का जो मॉलिक्यूल्स है, ये देखिए, ये मॉलिक्यूल्स क्या होने लगे, ज़्यादा हीट होने लगे, क्योंकि वाटर में क्या है, मॉलिक्यूल्स है। अब ये ज़्यादा हीट होने की वजह से ये मॉलिक्यूल्स में एक तरह का काइनेटिक एनर्जी क्रिएट हो जाएगा। क्यों, हीट का दूसरा नाम एनर्जी तो है,
जब हम इस मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा हीट दे दिए और हीट लगेगा भी यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स जो हम यहाँ पे फ्लेम दे रहे हैं, जो आंच दे रहे हैं, उसके क्या है, नज़दीक में है, तो नज़दीक मॉलिक्यूल्स जल्दी हीट होंगे और जल्दी हीट होने की वजह से इसमें आपका काइनेटिक एनर्जी क्रिएट हो जाएगा। क्या बात समझ में आया? या वो अपने स्थान पे जोर जोर से वाइब्रेट करने लगेंगे और इसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ऊपर की ओर जाना शुरू करेंगे, इस तरह से ऊपर की डायरेक्शन पे जाना शुरू करेंगे, ये इस तरह से ऊपर की ओर जाना शुरू करेंगे ये मॉलिक्यूल्स। ठीक, अब जब ये मॉलिक्यूल्स ऊपर की ओर मूव किए तो इनका ये स्थान क्या हो गया, खाली हो गया। जब यहां का मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, ऊपर की ओर मूव किए तो ये स्थान क्या हो गया, वैकेंट हो गया, खाली हो गया। अब खाली होने की वजह से क्या होगा कि इसके बगल के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स यहां पे इंटर करेंगे। क्लियर? अब ये मॉलिक्यूल्स यहां पे जब इंटर करें तो ये मॉलिक्यूल्स भी हीट होगा और ये मॉलिक्यूल्स भी क्या जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे। फिर उसके बाद में दूसरा मॉलिक्यूल्स इस स्थान पे आएंगे, फिर तीसरा मॉलिक्यूल्स इस स्थान पे आएंगे। और क्या होगा, और इसमें घटनाएं क्या घटेगी उसको भी समझ लीजिए। जब यहाँ की मॉलिक्यूल्स हिट हुई और ऊपर की ओर जब मूव किया तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो उन्होंने हीट ऑब्जॉर्व किया था वो हीट को थोड़ा मात्रा में क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। अब यहाँ पे जितनी मात्रा में उसके पास में हीट था उतना हीट यहाँ पे नहीं रह जाएगा। तब नहीं होने की वजह से क्या करेगा, जैसे जैसे इधर खाली होते जाएगा ये मॉलिक्यूल्स इस डायरेक्शन से मूव करते जाएंगे, इस डायरेक्शन से मूव करते जाएंगे। अब गौर किए होंगे जब पानी को खौलाते हैं तो वो जब वेपर बनने से पहले जब खौलता है ना तो देखिएगा उसका ऊपर उठता है भड़प भड़प करके, यही घटनाएं घटती है। बात समझ में आ गया होगा। तो ये मॉलिक्यूल्स भी इधर से क्या करेंगे, इस तरह से एक साइकिल फॉर्म पे मूव करते रहेंगे। तो यहां पे जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ये वाटर की मॉलिक्यूल्स की वजह से हो रहा है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये तो रही हमारा केवल वाटर की कहानी। अब लिक्विड की कहानी हम समझते हैं, समझिएगा लिक्विड की कहानी। अब कभी समुद्र किनारे गए होंगे तो आप देखे होंगे, मान के चलिए कि ये क्या है, समुद्र की सरफेस है। अब जब किनारे पे देखे होंगे तो वहां पे कोई आपको लैंड भी दिखाई देता होगा, इस तरह से ये लैंड है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये भाग आपका सी है और ये भाग क्या है, लैंड है। सी भाग में तो आपका वाटर है, जबकि लैंड भाग में वाटर तो नहीं है, केवल उसके किनारे पे है। ये देखिए इस तरह से। हम अभी गैस की बात कर रहे हैं। अब क्या होगा, दिन के समय एट डे टाइम, इसको दिन के लिए समझिए, एट डे टाइम, ये डे टाइम की बात है, दिन की समय की बात है। सब में सूरज से रोशनी पड़ रही है, रोशनी पड़ रही मतलब हीट इस समुद्र को भी मिल रहा है और ये जो लैंड भाग है यहां भी आपको क्या मिल रहा है, हीट मिल रहा है, इक्वली हीट मिल रहा है। अब इक्वली हीट मिलने से क्या होगा कि यहां पे क्या है, आपका पानी है, जबकि इधर पानी नहीं है, चट्टान वगैरह है। तो आप जानते हैं कि पानी का जो कंडक्टिविटी है वो ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा देरी से हीट को क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। लेकिन ये जो लैंड है, चट्टान है, उसका कंडक्टिविटी कम है तो जल्दी गर्म होगा और जल्दी अपने से हीट को रिलीज भी कर देगा। ये बात समझ में आती है हमको। तो हम बात कर रहे हैं अभी डे टाइम की, जब हमारा तपतपाती सूरज की गर्मी इस भाग में पड़ रहे होंगे, उस समय की बात कर रहे हैं। तब क्या हुआ, इस समय में यहाँ पे हीट आपका पानी होने की वजह से क्या होगा, इससे कंपेयर करके देखें तो यहाँ पे हीट आपका लो हीट होगा, जबकि इस चट्टान पे आपका क्या होगा, हाई हीट होगा। मतलब HT का मतलब ये समझिएगा, यहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा और यहाँ पे आपका लो टेम्परेचर होगा। ये बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे हाई टेम्परेचर हुआ तो हाई टेम्परेचर जहां पे अभी होती है वहां की जो एयर प्रेजेंट है उसका डेंसिटी क्या होता है, घट जाता है। ये बात हम जानते हैं। जैसे ही हम
हवा में टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो गैस की डेंसिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। मतलब यहाँ पे हाई टेम्परेचर हुआ, इससे कंपेयर करने से तो यहाँ की डेंसिटी क्या हो जाएगी, गैस की डेंसिटी, किसकी बात कर रहे हैं हम, गैस की डेंसिटी की बात कर रहे हैं। गैस डेंसिटी क्या हो जाएगा आपका, लो हो जाएगा। गैस डेंसिटी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और इधर की जो गैस है उस गैस का डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी हाई हो जाएगा। इसके साथ में अगर हम कंपेयर करें तो तब हम ये बातें भी जानते हैं कि कोई भी चीज, यानी कि हवा की बात कर रहे हैं, तो वो किधर मूव करता है आपका, हवा का डेंसिटी इधर हाई और इधर डेंसिटी लो। वजह आपको पता चल गया यहाँ पे क्यों डेंसिटी कम हुआ और यहाँ पे डेंसिटी हवा का कम क्यों हुआ। तो ये हवा इधर से किधर मूव करेगी आपका, हाई डेंसिटी से लेकर लो डेंसिटी की ओर मूव करेगा। मतलब यहां से जो हवाएं चलेगी वो हवाएं आपका इस डायरेक्शन पे चलेगा। ये देखिए इस डायरेक्शन पे हवा मूव करेगी। और जब ये हवा मूव करेगी तो अपने साथ में जो टेम्परेचर है उसको भी लेके जाएगी। तो इस घटना को क्या कहते हैं हम, सी टू लैंड कहा जाता है। सी टू लैंड, ध्यान दीजिएगा, समुद्र से किधर जा रहा है, लैंड की ओर जा रहा है, इसलिए इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, सी टू लैंड कहते हैं। और ये घटनाएं केवल आपको डे टाइम पे दिखाई देता है, जब तपतपाती सूरज की गर्मी पड़ती है तब की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से आपका एयर में क्या होती है, हीट ट्रांसफर होती है। अब हम नाइट की बात करें, एट नाइट टाइम की बात करें, तो नाइट टाइम में क्या होगा, ध्यान समझिए। एट नाइट टाइम में फिर उसी तरह से कहानी हम बनाते हैं। यहाँ पे ये आपका समुद्र, ये हो गया आपका चट्टान यानी कि लैंड, ये लैंड हो गया, और ये हो गया आपका सी, समुद्र। यहाँ पे पानी है, यहाँ पे क्या है, पानी है। अब रात के समय में तो आपका सूरज की गर्मी नहीं पड़ने वाली है, तो रात के समय में ये क्या करेगा कि दिन के समय में उन्होंने जितना हीट अब्जॉर्ब किया है उस हीट को रिलीज करेगा, क्योंकि अभी तो आपका हीट यहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं है, मतलब इसको हीट नहीं मिल रही है। तो दिन के समय पे जो हीट इन्होंने अब्जॉर्ब किया उस हीट को क्या करेगा, ये रात के समय में रिलीज करेगा। तो हम जानते हैं जो चट्टान वगैरह होती है उसकी कंडक्टिविटी कम होती है, वो जल्दी गर्म भी होता है और जल्दी हीट को ट्रांसफर भी करता है, जबकि लिक्विड का कंडक्टिविटी क्या होता है, हाई होता है, देरी से हीट को अब्जॉर्ब करता है और देरी से हीट को रिलीज भी करता है। इस वजह से ये क्या करेगा, ये लैंड भाग अपना हीट को तुरंत क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, इस तरह से हीट को रिलीज कर देगा। लेकिन ये जो समुद्री का भाग है ये हीट को रिलीज करने में क्या हो जाएगा, समय लगेगा, और इसकी वजह से यहाँ पे जल्दी आपका क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर हो जाएगा, और यहाँ पे आपका इसकी कंपेयर में यहाँ पे हाई टेम्परेचर बना हुआ रहेगा। बात समझ में आया। अब यहाँ पे लो टेम्परेचर है और यहाँ पे हाई टेम्परेचर है, तो रात के समय पे जो चट्टान भाग है वहां जो गैस उपस्थित होगी उसकी डेंसिटी कैसी होगी, लो टेम्परेचर है तो हाई डेंसिटी होगी, और इसका टेम्परेचर इसकी कंपेयर में ज्यादा है तो यहाँ पे कैसी डेंसिटी होगी गैस की, लो डेंसिटी होगी, लो डेंसिटी होगी। अब यहाँ की जो एयर है वो किधर मूव करेगी, हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी मूव करेगी, यानी कि इस केस में गैसेस आपका इस डायरेक्शन पे मूव करेगी। ये ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, ये रात के समय का है और ये दिन की समय का है, और इसको हम लोग क्या किसके नाम से जानेंगे, लाइन टू सी के नाम से जानेंगे, लाइन टू सी के नाम से जानेंगे। तो ये थी हमारा कन्वेक्शन, जिससे हीट हमारा ट्रांसफर हो सकता है। हमने दो एग्जांपल दिया, लिक्विड के लिए दिए और गैस के लिए भी एग्जांपल दिए। ये जो कन्वेक्शन है इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी मैथमेटिकल रिलेशनशिप नहीं है, ये एक थ्योरेटिकल पार्ट है छोटी सी, जो आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। अब और थोड़ी सी हम यहाँ पे एक कहानी समझते हैं कि जब आज से 200-300 साल पहले हम पीछे लौटे तो उस समय हमारे पास इंजन की सुविधा नहीं थी, किसी भी प्रकार की इंजन
नहीं थी। तब दूसरे देश से जब हमको सामान मंगाना हो इंडिया, या इंडिया से सामान भेजना था, तब हम लोग इस मेथड का बखूबी यूज करते थे। अब यूज कैसे करते थे उसको भी समझ लीजिए। मान के चलिए कि हम एक कंट्री की दूसरा कंट्री की बात करें, मान के चलिए कि हम यूएसए की बात करते हैं, हालांकि इंडिया से बहुत दूर है, फिर भी समझने के लिए बात कर लेते हैं हम यूएसए की। अब इसमें क्या होता कि जब इंडिया की टेम्परेचर हाई हो जाता, ये समय हमको ढूंढना पड़ता था कि कब इंडिया का टेम्परेचर हाई हो और यूएसए का टेम्परेचर लो हो। ये घटनाएं बनेगी और सभी जगह क्या है, समुद्र से अदर कंट्री जुड़ी हुई है, उसमें पानी है। तो हम लोग क्या करते थे उस समय, हम लोग नहीं, हम लोग का जो पूर्वजे थे वो लोग भी तो बहुत बुद्धिमान थे, वो लोग भी ये काम कर सकते थे। उसी को फिजिक्स का रूप दिया गया। क्या होता था, जब मान के चलिए इंडिया का टेम्परेचर हाई और यूएसए का टेम्परेचर लो, तब जहां पे इंडिया का टेम्परेचर हाई है तो इंडिया का जो एयर है उसका डेंसिटी कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा। जबकि यूएसए में लो टेम्परेचर था तो वहां की हवा का डेंसिटी कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो अब हमको मालूम है कि हवा किधर बहने वाली है, यूएसए से इंडिया की ओर बहने वाली है। मतलब उधर की एयर की डेंसिटी हाई और इंडिया की डेंसिटी लो। तो उस समय क्या करते थे, बड़ी बड़ी जहाजें बनाते थे और उसमें एक सेल लगा दिया जाता था। मतलब एक त्रिपाल आता है ना बड़ा सा, जिसमें हवा का झोंका पड़ता है, तो जिधर पड़ता है उधर ही वो क्या करता है, समुद्र में चलता है। तब समुद्र में क्या करते हैं, हम सामान को लाद देते थे यूएसए से, और हमको पता है कि इधर का डेंसिटी हवा का क्या है, हाई, इंडिया का क्या है, कम है, तो हवा उधर बहने वाली है। और 7 महीना 2 महीना में वो इस मेथड का यूज करके वो सामान बिना इंजन के, बिना खर्चा के हम लोग के कंट्री पहुंच जाती थी। अब यहाँ पे ट्रेडिंग की बात आती है, तो ट्रेडिंग व्यापार में एक दूसरे से लेन देन होते रहता है। अब हमको इंडिया से क्या भेजना है, यूएसए कुछ सामान को भेजना है। तब हम वो सिचुएशन का इंतजार करते हैं जब हमारा इंडिया का टेम्परेचर क्या हो, लो हो, और यूएसए का टेम्परेचर हाई हो। इससे क्या होगा कि इंडिया का डेंसिटी, हवा का जो डेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगा और यूएसए का डेंसिटी हवा का कम हो जाएगा। तब इधर से हम सामान जो भी भेजना है उसको पैक करते और समुद्र में छोड़ देते। क्यों, हम पता है अब जो हवा बहने वाली है वो किधर बहेगी, इंडिया टू यूएसए बहेगी। इस तरह से इसका हम लोग बखूबी यूज करके आज से 1-2 साल पहले इसका भरपूर लाभ उठाते थे। तो ये थी आपका कन्वेक्शन, जिससे हम हीट को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर कर सकते हैं। ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट है। ये छोटी सी कहानी आपको समझ में आई होगी। क्लियर? तो चलिए इसका अगला टॉपिक एक और हमारा है जिसका हम बात करेंगे, जिसका नाम है हमारा रेडिएशन। रेडिएशन को भी समझते हैं एकदम इजी वे में कि क्या होती है हमारा रेडिएशन। चलिए रेडिएशन की बात करेंगे। रेडिएशन को हम थर्मल रेडिएशन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे जानकारी के लिए हम और एक बार बताना चाहेंगे कि जो हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा था ट्रांसफर ऑफ हीट का, जिसका नाम था हमारा कंडक्शन, जिसपे मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर नहीं होती थी। दूसरा हमने देखा कन्वेक्शन, जिसमें मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर होती थी। लेकिन ये रेडिएशन पे जब हीट को ट्रांसफर करना हो तो हमको किसी भी प्रकार की मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। याद रखेंगे, ये विथआउट एनी मीडियम हमारा हीट एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर हो सकती है। जैसे कि मान के चलिए कि आप सब्जी बनाने के लिए गैस के ऊपर, चूल्हा के ऊपर में कोई कढ़ाई लगाया, बैठा दिया उसमें। अब नीचे से क्या देना शुरू किए, हीट देना शुरू किए। अब जब हीट देंगे तो अपना हाथ को इस तरह से लेके जाएंगे तो आपको वहां पे तपिश महसूस होगी। आपको हीट दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपको क्या महसूस होगा, तपिश महसूस होगा कि वहां से क्या निकल रहा है, हीट निकल रहा है। तो हीट आपको ऊपर से तपिश महसूस हो रहा है, इसका मतलब क्या है
कि हीट आपका उस बॉडी से इस इधर आपका हाथ की ओर क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, जबकि इसमें किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ा। तो इस प्रकार का जो हीट ट्रांसफर होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडिएशन कहा जाता है। तो चलिए जो इसका कैरेक्टर्स होता है रेडिएशन की, वो सारी कैरेक्टर्स को हम एक एक करके समझते हैं। चलिए पहला क्या लिखा हुआ है समझिएगा, थर्मल रेडिएशन। एनर्जी रेडिएट बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स हायर टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल रेडिएशन। जब हम किसी बॉडी को हाई टेम्परेचर दे देते हैं तो वहां से क्या निकलने लगता है, एनर्जी निकलने लगता है। जैसे कि हमने कढ़ाई का एग्जाम्पल दिया आप लोगों को, कढ़ाई को हीट किए तो वहां से क्या निकलने लगा, एनर्जी निकलने लगा, हीट निकलने लगा, जो आपको इतना ऊपर रखे तब भी आपको क्या होने लगा, वो तपिश महसूस होने लगी, समझे। और इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, थर्मल रेडिएशन के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गई होगी बात। और भी हम सारी यहां पे बातें करेंगे एक एक करके। चलिए पॉइंट नंबर 2 देखिए, वेवलेंथ ऑफ थर्मल रेडिएशन रेंज फ्रॉम 8 into 10 power minus 7 मीटर टू 4 into 10 power minus 4 मीटर। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपका थर्मल रेडिएशन निकलती है उसका वेवलेंथ आपका 8 into 10 power minus 7 मीटर से 4 into 10 power minus 4 मीटर होता है। मतलब इसका जो वेवलेंथ रेंज है वो आपका लाइट की वेवलेंथ रेंज से क्या होती है, बड़ी होती है। यानी कि इसका फ्रीक्वेंसी कम है और लाइट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है। ये बात आप समझिएगा ध्यान से। इसकी वजह से जब आप कहीं पे लाइट को जला रहे हैं, आग जला रहे हैं, तो वो आग को आप जलते हुए विजिबलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन वहां से जो हीट निकल के आपका बॉडी में जब पड़ेगा तो उनको तपिश महसूस होगी ना, उस बॉडी उस टेम्परेचर को आते हुए आप नहीं देख सकते। ये बड़ी यहाँ पे कारण होती है। क्यों, किसमें, इसका वेवलेंथ में अंतर, किसके किसके बीच में, विजिबल लाइट के और थर्मल रेडिएशन के बीच का वेवलेंथ। यही कारण होती है कि लाइट को हम देख सकते हैं लेकिन वहां से जो हीट निकल के आ रही है उस हीट को हम नहीं देख सकते हैं। वही कढ़ाई वाला एग्जांपल, जब आप उसको नीचे क्या किए, हीट दिए, ऊपर में हाथ रखे तो आपको तपिश महसूस हुआ, तो क्या उसके बीच में आपको कोई चीज दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता, क्योंकि हम नहीं देख पाएंगे ना, केवल हम उसको महसूस कर पाते हैं कि वहां से हमारा हीट रिलीज हो रहा है और मूव कर रहा है। ये बात भी आपको समझ में आई होगी। चलिए पॉइंट नंबर 3 की ओर चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 में क्या बोला, ऑल ऑब्जेक्ट एबव 0 डिग्री केल्विन रेडिएट थर्मल एनर्जी कंटिन्यूअसली। अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन से ज्यादा हो, कहने का मतलब क्या है, मान के चलिए कि हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस मान के चलते हैं और ये जो हमने मार्कर पकड़ा, इस मार्कर का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस मान के चलते हैं। दोनों में मेजर डिफरेंस है टेम्परेचर का, लेकिन इसका भी टेम्परेचर 0 केल्विन से क्या है, ज्यादा है। ये बात समझिएगा, 0 केल्विन से ज्यादा है। इसका ये मतलब हुआ कि ये भी अपने से क्या कर रहा है, रेडिएशन, थर्मल एनर्जी लगातार निकाल रहा है और जितनी मात्रा में निकाल रहा है उतनी मात्रा में लेता भी है। जितना मात्रा में ये क्या करता है, इमिट करता है, उतनी मात्रा में अब्जॉर्ब भी करता है। मतलब कि ये हम लोग का यूनिवर्स में जितना भी बॉडी प्रेजेंट है जिसका टेम्परेचर आपका 0 डिग्री से ज्यादा हो, वो हमेशा थर्मल रेडिएशन निकालते रहता है। लेकिन निकालने के बाद में क्या करता है, वो ले भी लेता है, इसलिए हमको मालूम नहीं चलता। बात समझ में आ गया होगा। चाहे आप किसी भी टेम्परेचर में रहे, आपका टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन से ज्यादा होना चाहिए। वो हमें कंटिन्यूअसली वहां से क्या होगा, आपका थर्मल रेडिएशन एनर्जी निकलते रहेगा। अगर इसका टेम्परेचर 1 डिग्री है तब भी यहाँ से कंटिन्यूअसली चारों ओर से
थर्मल एनर्जी निकलेगा ही निकलेगा। यह तीसरा पॉइंट इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। चलिए 4 पॉइंट में आते हैं। थर्मल रेडिएशन कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू वैक्यूम। हमने पहले भी बता चुका कि थर्मल रेडिएशन को ट्रांसमिट होने के लिए किसी भी प्रकार का कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कढ़ाई का हम एग्जांपल लिए तो कढ़ाई और हाथ के बीच में तो यहाँ पे एयर है, यहाँ पे मीडियम बना, लेकिन सूरज की किरणें 15 करोड़ किलोमीटर दूर से चल के हमारी अर्थ पे आती हैं, तो इतनी दूरी पे कई सारी आपको क्या मिलती होंगी, वैक्यूम मिलती होंगी, तब भी वो आपका थर्मल रेडिएशन सन से अर्थ पे पहुंचती है। और आप जब धूप में खड़ा हो जाएं तो आप 5 मिनट खड़ा नहीं हो पाएंगे, आप पसीना से तरबतर हो जाएंगे। इसका एक एग्जाम्पल है, देखिए कितना ना कितना वैक्यूम को पार करके यहाँ पे ये पहुंचती है। इसका ये मतलब होता है कि हीट यानी कि थर्मल जो रेडिएशन है उसको ट्रांसफर होने के लिए किसी भी प्रकार की मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट सन से चलकर हमारी अर्थ पे पहुंचती है। क्लियर बात? चलिए आगे समझिएगा। पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है? ट्रांसमिटेड इन स्ट्रेट लाइन। जो हम लोग का हीट रेडिएशन होता है वो सीधी रेखा पे क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, ना कि इस तरह से तिरछा इधर टेढ़ा मेढ़ा में। किस तरह से रेडिएट होता है? स्ट्रेट लाइन में रेडिएट होता है। एंड फ्लो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और ये आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों की नियम को पालन करता है। आप क्लास 10th में एक चैप्टर आया होगा प्रकाश, लाइट चैप्टर, उसमें सीख चुके हैं किसको रिफ्लेक्शन कहते हैं और किसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। इस नियम को भी आपका थर्मल रेडिएशन क्या करती है, फ्लो करती है। क्लियर? चलिए पॉइंट नंबर 6 की बात करें। वेलोसिटी ऑफ थर्मल रेडिएशन इज सेम एज वेलोसिटी ऑफ लाइट। थर्मल रेडिएशन का जो वेलोसिटी होती है वो आपका लाइट के वेलोसिटी के बराबर होती है। और लाइट का वेलोसिटी आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि लगभग 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में इतनी दूरी को तय करती है। उतना ही दूरी आपका थर्मल रेडिएशन भी करता है। क्लियर? चलिए पॉइंट नंबर 7 की ओर। थर्मल रेडिएशन डू नॉट इफेक्ट द मीडियम थ्रू व्हिच दे पास। ये क्या बोल रहा है कि जहां से आपका थर्मल रेडिएशन निकल रहा है और जिस बॉडी को हीट दे रहा है उसके बीच में अगर कोई मीडियम आ जाए तो उसको वो इफेक्ट नहीं पहुंचाती। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने कढ़ाई पे को हीट किया तो हाथ को लेके इस तरह से क्या रखे, हाथ को रखे तो आपको हाथ में गर्माहट महसूस हुआ, तपिश महसूस हुआ, तो कढ़ाई और आपके बीच में क्या है, एयर है, तो बीच का एयर को गर्म नहीं किया। समझ में आ गया? तो मीडियम को वो इफेक्ट नहीं डालता है। और ये आपका मीडियम के कैरेक्टर के ऊपर निर्भर करता है और रेडिएशन के ऊपर निर्भर करता है। चाहे तो इफेक्ट डाल भी सकता है, नहीं चाहे तो नहीं भी डाल सकता है, लेकिन इन जनरल मीडियम को थर्मल रेडिएशन इफेक्ट नहीं डालता है। समझ में आ गई होगी बात? बीच में जो गैस हुआ ना, गैस गर्म नहीं हुआ लेकिन आपका हाथ में गर्माहट महसूस होने लगा, इसलिए बीच का मीडियम को वो क्या किया, इफेक्ट नहीं किया। डू नॉट इफेक्ट थ्रू व्हिच दे पास, जहां से वो होकर गुजरती है उस मीडियम को इफेक्ट नहीं करता है। क्लियर बात? चलिए पॉइंट नंबर 8 देखिए, लास्ट पॉइंट थर्मल रेडिएशन का। रेडिएशन फ्लो इनवर्स स्क्वायर लॉ। थर्मल रेडिएशन इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करता है, फ्लो करता है। और इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होती है? इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। यहां पे आर क्या है, आपका डिस्टेंस है। मतलब ये यहां पे बोला कि डिस्टेंस को मान के चलिए कि आप 2 गुना बढ़ा देते हैं। 2 गुना का मतलब क्या हुआ, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4।
तो आपका ये 4 टाइम उसका इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, मतलब उसका जो तपिश है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। बात समझ में आया होगा। अगर आप 3 टाइम बढ़ा देते हैं, किसको, डिस्टेंस को, कितना टाइम, 3 टाइम, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9, तो ये 9 टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कौन, थर्मल रेडिएशन। और इस तरह से ये रेडिएशन किसको फ्लो करती है, आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ को फ्लो करती है। आप ये पॉइंट याद रखेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है कि थर्मल रेडिएशन कौन सा नियम का पालन करती है, आंसर होगा आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ की। क्लियर। तो ये था हमारा थर्मल रेडिएशन, ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। क्लियर। हम आज फिजिक्स क्लास में और एक छोटी छोटी सी जानकारी हासिल करना चाहेंगे। जब हम किसी बॉडी पे थर्मल रेडिएशन दे रहे होंगे, क्या थर्मल रेडिएशन दे रहे होंगे, तो वहां पे आपका मैक्सिमम 3 घटनाएं घटेगी। और ये घटनाएं एक साथ तीनों घट सकती हैं, या एक भी घट सकती है, या 2 भी घट सकती है। चलिए ये क्या घटनाएं घट सकती है, इसको समझ लीजिए। मान के चलिए ये कोई बॉडी है, ठीक, ये बॉडी है, तो इस बॉडी पे हम क्या करा दें, हीट एनर्जी को फोल्ड करा दें। क्यू का मतलब आपको समझ में आता है, हीट एनर्जी यानी कि थर्मल रेडिएशन है। अब थर्मल रेडिएशन रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का नियम को भी फ्लो करता है। तो इस बॉडी पे जब ये थर्मल रेडिएशन पड़ेगा तो आपका मैक्सिमम यहाँ पे 3 घटनाएं घट सकती हैं। कौन कौन सी घटनाएं घट सकती हैं उसको ध्यान से समझिए कि यहाँ पे जो थर्मल रेडिएशन फोल्ड हुआ, तो यहाँ पर थर्मल रेडिएशन को ये बॉडी क्या कर सकता है, अपने में अब्जॉर्ब कर सकता है। अब्जॉर्ब यानी कि QA लिख सकते हैं, Q फॉर थर्मल रेडिएशन, A फॉर अब्जॉर्ब, या आप इसको Q1 से मान सकते हैं। Q1 इसका यहां से जो थर्मल रेडिएशन आया उस बॉडी को ये क्या कर सकता है, अब्जॉर्ब कर सकता है। दूसरी क्या कर सकता है कि जितनी ये आया उसको ये रिफ्लेक्ट कर सकता है, मतलब इसको हम बोल सकते हैं QR, R फॉर रिफ्लेक्शन, यहां से टकरा के इस डायरेक्शन में भेज सकता है। तीसरी क्या कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है। ट्रांसमिट का क्या मतलब कि ये अपने से होके इधर पार कर सकता है, यानी कि QT। A फॉर एब्जॉर्प्शन, T फॉर ट्रांसमिट, R फॉर रिफ्लेक्शन। इस तरह से 3 घटनाएं घटती हैं। अब ये तीनों घटनाएं हो सके एक साथ घटती हो सके इस तीनों में से एक घटती हो या 2 घटती हो। अब समझने के लिए समझ लीजिए, मान के चलिए QO को हम क्या मान लिए हैं, Q1 मान लिए, QR को क्या मान लेते हैं, Q2 मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं Q3। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 किसके बराबर, Q के बराबर। बात समझ में आया होगा। तो इसी के बेस पे हम एक अगला टॉपिक उठाएंगे जिसका नाम है हमारा रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्प्टेंस और ट्रांसमिटेंस। ये 3 नया वर्ड आता है। तो चलिए इस नया वर्ड को समझते हैं, इसके बेस पे क्या होती है। क्लियर। चलिए समझते हैं रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्प्टेंस और ट्रांसमिटेंस। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी कि ये Q आपका क्या है, इंसिडेंट एनर्जी, यानी कि यहां से एनर्जी इस बॉडी पे फॉल हो रही है, तो इस एनर्जी को हो सके ये बॉडी अब्जॉर्ब कर ले, हो सके ये बॉडी इसको रिफ्लेक्ट कर दे, या हो सके अपने से होके पास करा दे, यानी कि ट्रांसमिट करा दे। तो यहां पे जो अब्जॉर्ब हुआ एनर्जी का उसको हम QA नाम से दिए, जिसको और एक नाम दिए Q1, एक को हम नाम दिए, ये इसको Q2 नाम दे देते हैं, ये Q2 या रिफ्लेक्शन, ये हो गया ट्रांसमिट Q3, QT फॉर ट्रांसमिट। अब यहाँ पे टोटल एनर्जी आपका क्या है, Q, जो इस बॉडी पे क्या हो रहा है, पड़ रहा है। तब इस केस में क्या हुआ, हम बात करें इसकी, तो इस केस में क्या हुआ, Q1 इज द, Q1 क्या है यहाँ पे, Q1 इज द
एब्जॉर्ब एनर्जी, एनर्जी Q2 आपका क्या है? Q2 इज द, ये देखिए Q2 रिफ्लेक्टेड एनर्जी। Q3 क्या है आपका? Q3 इज द ट्रांसमिटेड एनर्जी। इस तरह से हम इसको नाम दे दें Q1, Q2 और Q3। अब हम बात करें एब्जॉर्प्टेंस एनर्जी की, तो यहां से जितनी एनर्जी आ रही है टोटल एनर्जी Q, और ये क्या है आपका Q1। Q1 यहां पे क्या है? एब्जॉर्प्टेंस, एब्जॉर्ब, यानी कि Q1 को आप Q से डिवाइड कर देंगे तो उसको डिवाइड करने से जितना एनर्जी बचेगा वो एनर्जी आपका कौन सा एनर्जी कहलाएगा? एब्जॉर्प्टेंस एनर्जी कहलाएगा। मतलब यहां पे ये हुआ Q1 बाई Q इक्वल टू, Q1 की बात कर रहे हैं हम लोग, एब्जॉर्प्टेंस एनर्जी ऑफ द सरफेस, ए मान लेते हैं क्योंकि ए फॉर एब्जॉर्ब। दूसरी कंडीशन देखिए, अगर हमको रिफ्लेक्टेंस एनर्जी चाहिए तो Q2 को Q से फिर से डिवाइड करना होगा, और जो एनर्जी मिलेगा वो आपका रिफ्लेक्टेंस एनर्जी कहलाएगा। मतलब Q2 बाई Q इक्वल टू, ये क्या कहलाएगा आपका? रिफ्लेक्टेंस एनर्जी ऑफ द सरफेस इक्वल टू R, R फॉर रिफ्लेक्शन। उसी तरह से ट्रांसमिटेड की बात करें तो क्या होगा? Q3 बाई Q इक्वल टू, ये क्या था हमारा? ट्रांसमिटेंस, ट्रांसमिटेंस एनर्जी ऑफ द सरफेस T। इस तरह से हमको एक नया नाम मिल जाता है, रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्प्टेंस और ट्रांसमिटेंस। ये बात समझ में आई होगी। अब इस तीनों एनर्जी को जोड़ दें हम तो क्या होगा, उसको भी ध्यान दीजिए। इस तीनों एनर्जी को अगर हम जोड़ना चाहें तो इसको जोड़ने से हमको क्या वैल्यू आएगा? इसको जोड़ेंगे तो हमको वैल्यू आएगा देयरफॉर Q1 बाई Q प्लस Q2 बाई Q प्लस Q3 बाई Q इक्वल टू 1 वैल्यू आ जाएगा। अब 1 वैल्यू कैसे आया इसको भी समझ लीजिए। क्यों? आप जान रहे हैं इधर से टोटल एनर्जी क्या पड़ रहा है आपका? Q, तो ये Q किसके बराबर? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर। मतलब आप समझ पाएंगे यहाँ पे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू Q। ये दोनों, ये नीचे का टर्म का आप एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा? Q मिलेगा। और Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बदले में आप क्या लिख सकते हैं? Q। Q से Q कैंसिल हो गया तो क्या मिल गया हमको? 1 मिल गया। ये देखिए, अगर Q1 बाई Q प्लस Q2 बाई Q प्लस Q3 बाई Q इक्वल टू 1 मिला तो Q1 बाई Q, Q1 बाई Q को किस एनर्जी के नाम से जाने हैं आप? A, यानी कि एब्जॉर्प्टेंस एनर्जी के नाम से जाने हैं। तो क्या Q1 बाई Q के जगह में आप A लिख सकते हैं बाई Q2 बाई Q रिफ्लेक्टेंस एनर्जी जिसको हम R से रिप्रेजेंट किए, मतलब R प्लस इसके लिए P, A प्लस R प्लस P इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऑल्सो हो जाएगा। ये देखिए, ये बात पकड़ में आई होगी। इसमें थोड़ी सी और हम बात करेंगे कि अगर हमारा सरफेस ट्रांसमिट ना करे, जैसे कि एनर्जी यहां पे क्या हो रहा है? फोल हो रहा है, और इस एनर्जी को ये इधर पार ना करे, तब क्या होगा? ध्यान दीजिए, तब क्या होने वाला है? यहां पे हम लिख देते हैं इफ एनर्जी आर डज नॉट ट्रांसमिट
अगर ट्रांसमिट नहीं होगा, इधर नहीं आएगा, मतलब क्या हुआ, t इक्वल टू 0। t किसके बराबर, 0 के बराबर। अगर t 0 के बराबर हुआ तब a प्लस r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप a को बढ़ाएंगे तो r आपका कम होगा, लेकिन दोनों का वैल्यू जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। अगर आप r को बढ़ाएंगे तो वो a कम करेगा। मतलब हमको ऐसा बॉडी मिलेगा जहां पे हम हीट को ट्रांसमिट करें, यानी कि खोल कर आए उसमें, तो वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कम करेगा तो रिफ्लेक्ट क्या करेगा, ज्यादा करेगा। अगर रिफ्लेक्ट ज्यादा किया तो ऑब्जॉर्ब कम, ऑब्जॉर्ब ज्यादा किया तो रिफ्लेक्ट कम करेगा, लेकिन दोनों का वैल्यू 1 के बराबर है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सो ध्यान से समझिए, चलिए समझाते हैं, समझ में आ भी गया होगा। अगर a क्या हो ज्यादा तो r क्या होगा, लेस, a इज लेस। अगर r इज मोर तो a इज लेस, इसीलिए वाइस वर्सा लिख दिए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बॉडी आपका गुड रिफ्लेक्टर है, जो बॉडी गुड रिफ्लेक्टर है, जो हीट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, वो अच्छा गुड एब्जॉर्बर नहीं बन सकता, और जो गुड एब्जॉर्बर है वो अच्छा रिफ्लेक्टर नहीं बन सकता। यहां भी सवाल पूछती है एक बार फिर से कि जो बॉडी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है वो अच्छा रिफ्लेक्टर नहीं बन सकता, और जो अच्छा रिफ्लेक्टर है वो गुड एब्जॉर्बर नहीं बन सकता। ये पॉइंट भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। हम ये पॉइंट को इस भाग पे नोट करना चाहेंगे। ये देखिए यहां पे हम मिटा देते हैं इसको और नोट कर देते हैं, आप भी नोट कर लीजिए। 10 गुड रिफ्लेक्टर इज 10 गुड रिफ्लेक्टर इज क्या हो जाएगा, बैड एब्जॉर्बर। एब्जॉर्बर कि जो अच्छा रिफ्लेक्टर है वो क्या हो जाएगा, बैड एब्जॉर्बर होगा। रिफ्लेक्ट अच्छा करेगा तो ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, और एंड क्या हो सकता है, अगर आपका गुड क्या हो, एब्जॉर्बर हो, इज बैड रिफ्लेक्टर, और जो अच्छा एब्जॉर्बर हो वो क्या हो सकता है, बैड रिफ्लेक्टर हो सकता है। ये बात समझ में आई होगी कि जो हीट को ऑब्जॉर्ब करेगा, अच्छा से ऑब्जॉर्ब करेगा, गुड ऑब्जॉर्बर है, वो आपका बैड रिफ्लेक्टर होगा, वो हीट को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। और जो अच्छा रिफ्लेक्टर है वो आपका बैड ऑब्जॉर्बर होगा, वो हीट को ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो ये था हमारा इस आधार पे कि गुड रिफ्लेक्टर इज बैड एब्जॉर्बर। जो गुड रिफ्लेक्टर होता है वो आपका बैड ऑब्जॉर्बर होता है, और जो गुड एब्जॉर्बर होता है वो बैड रिफ्लेक्टर होता है। ये बात समझ में आई होगी, क्लियर? तो यहां था आज का हमारा फिजिक्स क्लास, जो हम लोग ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में जानकारी हासिल किए, और पहला था हमारा कन्वेक्शन और दूसरा था रेडिएशन। इसी में हमने देख लिया एक नया वर्ड, रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस। ये इंपॉर्टेंस भी है, क्लियर? तो ये फिजिक्स हमको लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा, और आपको आपके लिए बेनिफिट भी होगा। तो फिजिक्स का क्लास आज यहीं पे क्या करते हैं, हम लोग समाप्त करते हैं। चलिए।